नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो सभी साथी जल्दी से क्लास में आ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा सामान्य हिंदी की जो क्लास है ये शाम 4 बजे होती है, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सभी साथी जल्दी से क्लास में आ जाएं। आपकी हिंदी की क्लास शुरू हो चुकी है और हम लोग वर्णमाला को क्लियर करेंगे और आज की यह क्लास भी आपकी वर्णमाला से रिलेटेड है। पिछली क्लास में हम लोगों ने व्यंजन और व्यंजन के प्रकारों में स्पर्श व्यंजन के बारे में चर्चा किया था। आज की इस क्लास में हम लोग व्यंजन के अन्य प्रकार अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि न्यू और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास अगर आपको पसंद आती है क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जा कर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथियों, अगर आपने इससे पहले की क्लासों को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे सभी क्लासों की प्लेलिस्ट बनी है, वहां से जा कर के आप सभी क्लासों को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने तो साथियों पिछली कक्षा में हमने बात किया था व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। ठीक है, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है ना। व्यंजन के प्रकारों में हमने बात किया था कि व्यंजन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और एक और होता है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन या जिसे उश्रिप्य व्यंजन भी कहते हैं। और इसमें हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन के बारे में पिछली क्लास में चर्चा किया था और इसको पूरे विस्तार से समझा था कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वर्ण जो होते हैं वो मुख में किसी विशेष उच्चारण स्थान को स्पर्श करते हैं, अर्थात ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख के अंदर हमारी जो जीभ होती है वो किसी विशेष उच्चारण स्थान को जब स्पर्श करती है तो इस प्रकार के व्यंजन को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और ये उच्चारण स्थान जो होते हैं ये कंठ होता है, तालु होता है और आपका मूर्धन्य होता है, ओष्ठ्य होता है। ठीक है, इन्हीं विशेष स्थानों को जब उच्चारण करते समय हमारी जीवा जो है वो स्पर्श करती है तो इस प्रकार के व्यंजन को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कल की क्लास में। अब आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अंतःस्थ व्यंजन के बारे में। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो साथियों, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को थोड़ा रोककर कम शक्ति के साथ में छोड़ा जाता है या फिर वे व्यंजन जिनका उच्चारण में वायु मुख में उच्चारण स्थानों को हल्का सा स्पर्श करती है, इस प्रकार के व्यंजन को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब यह है साथियों, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु जो होती है उच्चारण स्थानों को बहुत हल्का सा टच करती है तो इस प्रकार के व्यंजन को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये स्वर तथा व्यंजनों के बीच में स्थित होते हैं और इनकी संख्या 4 होती है: या, र, ला, व, या,
र, ला, वा ये आपके अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन वर्णों को साघोष अल्प प्राण भी कहा जाता है। इन वर्णों को साघोष अल्प प्राण भी कहा जाता है। साघोष और अल्प प्राण के बारे में हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे कि साघोष क्या होता है और अल्प प्राण क्या होता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए बता देता हूँ, अल्प प्राण का मतलब होता है कम वायु बाहर निकालना। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु जो होती है वो मुख से बहुत कम मात्रा में निकलती है, ऐसे व्यंजनों को हम लोग अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और आप देखें तो इसकी परिभाषा में लिखा भी है कि वायु को थोड़ा रोककर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है, ठीक है। और साघोष का मतलब होता है कंपन। साघोष का मतलब होता है झंकृत करना या कंपन करना, ठीक है। तो जब स्वर तंत्रियां जो है वो कम कंपन करती हैं या अधिक कंपन करती हैं, उसके आधार पे वर्णों का विभाजन किया गया है। तो साघोष का मतलब होता है अधिक झंकृत करना, है ना। जब स्वर तंत्रियां हमारे अधिक झंकृत करती हैं तो इस प्रकार की जो वर्ण होते हैं उसे हम लोग साघोष वर्ण कहते हैं या साघोष व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग आगे की क्लास में साघोष और अल्प प्राण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं तो इन व्यंजनों को अर्धस्वर अथवा संघर्षहीन वर्ण भी कहते हैं। इन व्यंजनों को अर्धस्वर अथवा संघर्षहीन वर्ण भी कहा जाता है। अर्धस्वर का मतलब ये आधा स्वर की तरह होते हैं, तो इन व्यंजनों को अर्धस्वर अथवा संघर्षहीन वर्ण भी कहा जाता है। इनमें विशेष रूप से, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ आपको, इनमें विशेष रूप से या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा इस आप लोग इसे। इनमें विशेष रूप से या और वा अर्धस्वर होते हैं, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहा जाता है, लेकिन इसमें विशेष रूप से या और वह ये आपके अंतःस्थ व्यंजन जो हैं ये अर्धस्वर कहलाते हैं। विशेष रूप से या और वह, ठीक है। या की बात करें तो ये तालव्य वर्ग का है, अर्थात इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु से होता है। और तालु के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली क्लासों में, अगर आपने देखा होगा। तालु का मतलब होता है कि हमारे मुख में जो ऊपरी छत है, मुंह के अंदर का जो भीतरी ऊपरी छत है, जो उसका पिछला हिस्सा जो होता है, जो चिकना सतह है, वो आपका तालु होता है। तो या का उच्चारण स्थान जो है वो तालु से होता है, इसलिए इसे तालव्य व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। रा की बात करें तो ये वत्सर्य वर्ग का है। वत्सर्य वर्ग का है, अर्थात इसका उच्चारण स्थान जो है वो दंतमूल या मसूड़ा होता है, ठीक है। रा का उच्चारण स्थान दंतमूल या मसूड़ा होता है, अर्थात ये वत्सर्य वर्ग का व्यंजन है। ला की बात करें तो ये भी आपका वत्सर्य वर्ग का व्यंजन है, क्योंकि इसका भी उच्चारण स्थान जो है वो दंतमूल या मसूड़ा होता है ना। ला का उच्चारण स्थान दंतमूल या मसूड़ा होता है, इसलिए इसे वत्सर्य वर्ग में रखा गया है। वा की बात करें तो ये दंतोष्ठ्य वर्ग का है। दंतोष्ठ मतलब दांत और ओठों से इसका उच्चारण स्थान होता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ्य वर्ग का व्यंजन कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान जो है वो ऊपर के दांत और निचला ओठ होते हैं। वा का उच्चारण स्थान ऊपर के दांत और निचला ओठ होता है, तो ये दंतोष्ठ्य वर्ग का है, ठीक है साथियों। तो साथियों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अंतःस्थ व्यंजन क्या है। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख में उच्चारण स्थानों को बहुत हल्का सा स्पर्श करती है, इस प्रकार के व्यंजन को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। इसमें विशेष रूप से या और वे आपके अर्धस्वर होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, या, रा, ला, वा, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं, चित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। अभी हमने अंतःस्थ व्यंजन के बारे में बात किया कि अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं इनका उच्चारण करते समय वायु जो है वो उच्चारण स्थानों को बहुत हल्का सा स्पर्श करती है, इसलिए इसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इसे हम लोग चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। हमने बात किया था या के बारे में, है ना, कि या जो है वो तालव्य वर्ग का है। तो आप देख लीजिए ये तालव्य है, ये पीछे वाला, तालु से इसका उच्चारण स्थान होता है। तो आप देखें जो ये पीछे वाला है ना, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो पीछे का हिस्सा है यही आपका तालु कहलाता है। ये ऊपरी छत का पिछला हिस्सा है, ये चिकना होता है, यही आपका तालु कहलाता है, अर्थात इसे तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, यहीं से आपका या का उच्चारण स्थान होता है। और आप देख लीजिए यहाँ पे या लिखा हुआ है, तो यह क्या है, ये आपका तालव्य वर्ग का है, अर्थात इसका उच्चारण स्थान जो है वो तालु से होता है। ठीक है, आ गया समझ में आप लोगों को? चलिए, है ना। अब हम लोग बात करते हैं रा के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आपको रा और ला ये दोनों दिया है यहाँ चित्र में, देखिए आप। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे दंतमूल, ये देख लीजिए दांत बना हुआ है, ये आपका दांत है। ठीक है, यहाँ से रा और ला का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, यहाँ से आपका र और ल जो है ये उच्चरित होता है, इसलिए इसे दंतमूल या वत्सरीय वर्ग में रखा गया है। अर्थात र और ल आपका वत्सरीय वर्ग का है और इसका उच्चारण स्थान दंतमूल है। आ गया बात समझ में आपको? ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए अब हम लोग वा के बारे में बात करते हैं। तो देखिए वा के बारे में यहाँ दिया हुआ है, दंत प्लस ओष्ठ, ऊपरा वाला दांत और निचला वाला ओठ, है ना। ऊपर के जो दांत मूल है और नीचे के जो निचला वाला ओठ है, वो यहाँ से वा का उच्चारण स्थान होता है, इसलिए इसे साथियों हम लोग दंतोष्ठी व्यंजन भी कहते हैं। अर्थात वे जो आपका है ये दंतोष्ठी वर्ग का है, अर्थात दंत मूल और नीचे वाले ओठ से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ से? ठीक है, चित्र के माध्यम से मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना मित्रों। तो या आपका तालव्य वर्ग का है, अर्थात इसका उच्चारण स्थान तालु है। र और ल आपके वत्सलीय वर्ग के हैं, अर्थात इसका उच्चारण स्थान दंतमूल या मसूड़ा होता है। वह आपका दंतोष्ठी वर्ग का है, अर्थात इसका उच्चारण स्थान ऊपर के दंतमूल और नीचे के ओठ होते हैं, अर्थात दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठी वर्ग। ठीक, चलिए तो ये तो बात हो गई आपकी अंतःस्थ व्यंजन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन यानी ऊष्म व्यंजन के बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन, ऊष्म का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम इसी पे बात करेंगे। ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी, गरम, है ना। ऊष्म का अर्थ क्या होता है, गर्मी या गरम। अब आप कहेंगे कि इसका व्यंजन से क्या लेना देना, तो आइए देखते हैं क्या लेना देना है। तो अर्थात वे वर्ण या व्यंजन जिनको बोलते समय वायु मुख के अंदर विशेष स्थान पर घर्षण कर अथवा रगड़ खाकर निकले तथा गर्मी पैदा करे या गर्म हवा मुख से बाहर निकाले, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आई बात समझ में? ऊष्म का अर्थ होता है गर्म या गर्मी, अर्थात वे वर्ण या वे व्यंजन
जिनको बोलते समय वायु जो होती है वो मुख्य के अंदर विशेष स्थानों, विशेष स्थान का मतलब जो उच्चारण स्थान है, उन उच्चारण स्थानों को घर्षण करे, यानी उन उच्चारण स्थानों से जब घर्षण करती है वायु, और घर्षण करके यानी रगड़ खा के जब वो निकलती है तो गर्मी पैदा करती है या मुख से गर्म हवा निकालती है। इस प्रकार के व्यंजनों को हम लोग ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आई बात समझ में साथियों? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऊष्म का अर्थ होता है गर्मी अथवा गर्म। तो अर्थात वे वर्ण या वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु जो है वो मुख के अंदर किसी विशेष स्थान, विशेष स्थान मतलब जो उच्चारण के स्थान है, उनको जब घर्षण करती है, उनसे जब रगड़ खाकर निकलती है तो गर्मी पैदा करती है या गर्म हवा मुख से बाहर निकालती है। इस प्रकार के व्यंजन को ऊष्म व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। ये आपके होते हैं सा से है, सा से है, सा से सलजम वाला से, सा से षटकोण वाला से, और सा से सफेरा वाला से, और हा से हल। आ गई बात समझ में? तो सा से है ये आपके ऊष्म व्यंजन है। आप इनको बोल के देखिएगा, जब आप बोलेंगे तो आपके मुख से गर्म हवा निकलेगी और ये घर्षण करके निकलती है, रगड़ खा के निकलती है। आई बात समझ में? इसलिए इसको संघर्षी व्यंजन अथवा ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक साथियों, इनको बोलते समय क्या होती है? मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। बात करते हैं सा की। इसका वर्ग जो होता है वो तालव्य होता है। तालव्य यानी तालु से। सा से सलजम वाले सा का उच्चारण स्थान तालु है। क्या है? इसका उच्चारण स्थान तालु है। बात करें सा से षटकोण वाले सा की, तो सा से षटकोण वाला जो सा है इसका वर्ग मूर्धन्य है। ये मूर्धन्य वर्ग का है, अर्थात इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। और मूर्धा के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब आप मुख के अंदर अपनी उंगली को डालेंगे तो जो दांत के पास में खुरदरा स्थान है वही आपका मूर्धा कहलाता है। क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। और मूर्धा से ही सा से षटकोण वाले स का उच्चारण स्थान है। तो ये मूर्धन्य वर्ग का है, अर्थात इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक है। बात करते हैं सा से सफेरा वाले सा के बारे में। तो ये जो है ये वत्सरी वर्ग का है। और वत्सरी वर्ग के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि वत्सरी वर्ग जो है उसका मतलब होता है दंतमूल या मसूड़ा। ठीक है। तो सा से सफेरा वाला सा जो है ये वत्सरी वर्ग का है, अर्थात इसका उच्चारण स्थान दंतमूल या मसूड़ा होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं हा के बारे में। तो साथियों इसका वर्ग जो है वो स्वर तंत्रीय है आपका स्वर तंत्रीय है। और इसका उच्चारण स्थान जो है वो स्वर यंत्र, यानी स्वर यंत्र कौन कौन से? कंठ या गला के भीतर स्थित होता है, उसे हम लोग स्वर यंत्र या स्वर तंत्री कहते हैं। तो साथियों इसका जो उच्चारण स्थान है वो स्वर तंत्री है। स्वर तंत्री कहाँ होती है? आपकी कंठ के पास होती है, यानी कंठ या गला के भीतर स्थित है। और है के बारे में एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, है जो है ये एक शुद्ध काकल्य ध्वनि है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि शुद्ध काकल्य ध्वनि कौन सी है, तो आपका जवाब होना चाहिए है। ठीक है, याद हो गया आप लोगों को? तो है एक शुद्ध काकल्य ध्वनि है। ठीक है।
और साथियों इन वर्णों को आघोष महाप्राण व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन को आघोष महाप्राण व्यंजन भी कहते हैं। आघोष क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, साघोष क्या होता है और अल्प प्राण क्या होता है, इन सभी बिंदुओं को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, है जो होता है ये आपका साघोष होता है, आघोष नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, इन सभी के बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका शुद्ध काकल्य ध्वनि होता है और ये साघोष होता है और ये महाप्राण होता है। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए, तो हमने बात किया कि ऊष्म अथवा संघर्षी जो व्यंजन होते हैं वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु जो होती है वो मुख के अंदर विशेष स्थानों को घर्षण करके अथवा रगड़ खा के निकलती है। इस प्रकार के व्यंजन को ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और इनका जब उच्चारण करते हैं तो गर्म हवा मुख से बाहर निकलती है अर्थात गर्मी पैदा करती है। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, चित्र के माध्यम से भी इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चित्र के माध्यम से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए, तो हमने बात किया था कि सा से सलजम वाला से, ये क्या होता है आपका तालव्य, यानी तालु से इसका उच्चारण स्थान होता है। तो ये देखिए आप, यहाँ पे है आपका सा से सलजम वाला सा, और ये आपका किस प्रकार का व्यंजन है, तो ये आपका ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन है। तो इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। और तालु के बारे में मैंने आपको बता दिया है, चिकना सतह मुख के अंदर ऊपरी छत का पिछला हिस्सा, आ गया समझ में। तो यहाँ से इसका उच्चारण स्थान होता है तालु से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, सा से षटकोण वाला सा, ये रहा आपका, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। मूर्धा के बारे में भी मैंने आपको बताया, दांत ऊपर वाला जो दांत है उसके पास में देखिए आप खुरदरा खुरदरा सतह है ना, वही आपका मूर्धा है। और वहाँ से सा से षटकोण वाली सा का उच्चारण स्थान होता है। आई गई बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सा से सफेरा वाले सा के बारे में। इसका उच्चारण स्थान होता है दंत्य, दंत्य यानी दांतों से, है ना, दांतों से इसका उच्चारण स्थान होता है, इसलिए इसे दंत्य व्यंजन कहते हैं, अर्थात ये दंत्य वर्ग का है। ये देखिए आप सा। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, एक आपका बच रहा है और वो आपका है, अब आप देखें इस चित्र में आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, इस हा का उच्चारण स्थान ये कंठ होता है, यहाँ पे आपका कंठ होता है और इसके चारों तरफ आपकी स्वर तंत्रियाँ होती है। तो यहाँ से है का उच्चारण स्थान होता है, ये कंठई वर्ग का है। और एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, स्वर तंत्री से होता है। ठीक है, कंठ या गले के भीतर। ठीक है, और एक चीज़ और इसके बारे में याद रखेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका शुद्ध काकल्य ध्वनि है। किस प्रकार का ध्वनि है, शुद्ध काकल्य ध्वनि है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के अंदर घर्षण करके निकलती है या रगड़ खा के निकलती है तथा उच्चारित होने के बाद में गर्म हवा मुख से निकालती है या फिर गर्मी पैदा करती है। इस प्रकार के व्यंजन को ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है, सा, शय, है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। ठीक है, आपका शुद्ध काकल्य ध्वनि है, सा का उच्चारण स्थान तालु से होता है, सा से षटकोण वाले शय का उच्चारण स्थान मूर्धन्य से होता है यानी मूर्धा से होता है, और शय का उच्चारण स्थान आपके दंत या दंतमूल से होता है, सॉरी दंतमूल नहीं होगा, दंते से होता है। ठीक है, क्लियर सबको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, जो आपका सा से सफेरा वाला सा है इसे हम लोग दंत्य सा भी कहते हैं, और जो आपका षटकोण वाला सा है इसे मूर्धन्य सा कहते हैं, और जो आपका सलजम वाला सा है इसको तालव्य सा कहते हैं, और है को कंठ है कहते हैं। आ गया बात समझ में, ये इनके नाम है। तो सा से सलजम वाले सा को तालव्य सा कहते हैं, सा से षटकोण वाले सा को
मूर्धन्य सा कहते हैं, और सा से सफेरा वाली सा को दंते सा कहते हैं, हा से हल को कंठे हा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक आपका एक व्यंजन का प्रकार और होता है, उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं या उश्रिप्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उश्रिप्य या उत्क्षिप्त व्यंजन। बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में, तो वे व्यंजन जिनको बोलते समय जीभ है ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आ जाए, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसमें दो गुण होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो मैंने कहा कि वे व्यंजन जिनको बोलते समय जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और झटके के साथ में नीचे आ जाए, इस प्रकार के व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ढ और ढ, ढ ढ, ढ अढ़। आगे बात क्लियर आपको? ढ ढ, ये दो व्यंजन आपके उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें नवीन वर्ण या नवीन ध्वनियां भी कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो वे व्यंजन जिनको बोलते समय जीभ आपकी ऊपर उठकर मूर्धा आपको जानते हैं आप लोग, मूर्धा क्या होता है? दांत के पास जो खुरदरा स्थान है, ऊपर वाला छत के अगला भाग है ना। तो जब आपका जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और झटके के साथ में नीचे आ जाए, इस प्रकार के व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, अर्थात इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसे द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं। चलिए, तो देखिए, मात्रात्मक दृष्टि से ये संयुक्त व्यंजन की भांति व्यवहार करते हैं, और दूसरा ये उश्रिप्य होते हैं, इसलिए इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से ये संयुक्त व्यंजन की भांति व्यवहार करते हैं, और दूसरा गुण ये होता है कि ये उश्रिप्य होते हैं, अर्थात उत्क्षिप्त होते हैं, इसलिए इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, अर्थात इसमें दो गुण पाया जाता है। अढ़ जो है आपका, ढ जो है इस वर्ग मूर्धन्य वर्ग का है। अढ़ ये आपका मूर्धन्य वर्ग का है, और ये साघोष अल्प प्राण व्यंजन है। और ढ जो है आपका, ये भी मूर्धन्य वर्ग का है, लेकिन ये साघोष महाप्राण व्यंजन है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए साथियों, अब हम लोग बात करते हैं आयोगवाह के बारे में। आयोगवाह क्या होता है? तो साथियों, ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, आयोगवाह कहलाते हैं। अर्थात साथियों, व्यंजन वर्णों के साथ बिना जुड़े वहन होने वाले वर्णों को आयोगवाह कहते हैं। व्यंजन वर्ग के साथ बिना जुड़े वहन होने वाले वर्ण आयोगवाह कहलाते हैं। जैसे अनुस्वार अंग तथा विसर्ग अ, ये दोनों ही आपके आयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अर्थात आयोगवाह वर्ण की संख्या 2 होती है, अंग तथा अह। अंग आपका अनुस्वार है, अह तथा आपका विसर्ग है। तो ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, अर्थात व्यंजन वर्णों के साथ बिना जुड़े वहन होने वाले वर्णों को आयोगवाह वर्ण कहते हैं। क्लियर है सबको? आ गया समझ में? चलिए, अब आज का हमारा जो आखिरी व्यंजन है संयुक्त व्यंजन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया था कि व्यंजन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं: अस्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, हम और सभी के बारे में पढ़ लिए हैं। अब आपका जो आखिरी बचा है ये है संयुक्त व्यंजन। चलिए बात करते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। तो साथियों, संयुक्त का अर्थ क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ना, जोड़ना या जुड़ना। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना। अब आप कहेंगे कि जुड़ना और व्यंजन से क्या लेना देना, तो चलिए देखते हैं क्या लेना देना है ना। तो संयुक्त व्यंजन का मतलब है वे व्यंजन या जब दो अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़े होते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ना, है ना। जब अलग अलग दो व्यंजन
आपस में जुड़े होते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की एक खास बात होती है। खास बात क्या है कि संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होगा वो हमेशा स्वर रहित होगा। स्वर रहित अर्थात बिना स्वर के होगा। संयुक्त व्यंजन में जुड़ने वाला पहला वर्ण जो होगा या पहला व्यंजन जो होगा वो स्वर रहित होगा अर्थात बिना स्वर के होगा, तथा दूसरा व्यंजन जो होगा वो स्वर सहित होगा अर्थात स्वर उसमें मिला होगा। तो संयुक्त व्यंजन की ये खास बात है। खास बात क्या है कि संयुक्त व्यंजन में जुड़ने वाले दो व्यंजनों में से पहला व्यंजन आपका स्वर रहित होगा अर्थात बिना स्वर के होगा और दूसरा व्यंजन जो जुड़ेगा वो स्वर सहित होगा। क्लियर है? सरल शब्दों में इसके बारे में बात करते हैं। सरल शब्दों में कहें कि जब एक आधा व्यंजन एक पूरे व्यंजन के साथ में जुड़कर एक नए व्यंजन का निर्माण करता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मेरे ख्याल से इस डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस परिभाषा से आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि जब एक आधा व्यंजन किसी पूरे व्यंजन में मिलता है और एक नए व्यंजन का निर्माण करता है उस व्यंजन को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्लियर है सबको? आ गया? और इनकी संख्या जो है वो 4 होती है। पढ़ा है आपने, छा त्रा ज्ञा श्रय पढ़ा है ना आप लोगों ने इनके बारे में। शा त्रा ज्ञा और श्रय ये आपके चारों ही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इनका जो निर्माण होता है वो एक आधा व्यंजन और एक पूरे व्यंजन के साथ में मिलकर होता है। क्लियर है? चलिए, और मैंने ये भी आपको बताया है कि जो पहला वर्ण होगा या जो पहला व्यंजन होगा वो स्वर रहित होगा। स्वर रहित बिना स्वर के होगा और दूसरा वाला स्वर सहित होगा अर्थात स्वर के साथ होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो शा त्रय ज्ञा श्रय ये चारों ही आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, क धन शा धन ए तब जाके मिलता है आपका छा। छा कैसे बनता है? क आधा के, धन आधा से, धन ए, तब क्या बनता है? शा। अर्थात हम कहें तो आधा के जब शा से षटकोण वाली शा से मिलता है तब बनता है आपका शा। तब बनता है आपका शा। ठीक है, इसी प्रकार से ता के बारे में बात करते हैं, त्रा के बारे में। तो त्रय जो है आपका ये आधा तय और रा से मिलकर बनता है। आधा तय और रा से मिलकर बनता है त्रय। क्या बनता है? त्रय। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग ज्ञा के बारे में बात करें तो साथियों ज्ञा जो है आपका ये आधा जय और इया से मिलकर बनता है ज्ञा। आधा जय और इया मिलकर बनता है ज्ञा। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं श्रय के बारे में। श्रय तो ये आपका बनता है आधा शय और पूरा रे के साथ में। आधा श्रय और रे के साथ में मिलकर बनता है श्रय। क्लियर हो गया सबको? तो जब दो अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़कर एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन की खास बात है कि पहला व्यंजन हमेशा स्वर रहित होगा अर्थात बिना स्वर के होगा और दूसरा व्यंजन हमेशा स्वर सहित होगा अर्थात स्वर के साथ में होगा। ठीक है, और अगर सरल शब्दों में कहें तो जब एक आधा व्यंजन एक पूरे व्यंजन के साथ जुड़कर एक नए व्यंजन का निर्माण करता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, शा त्र ज्ञा श्रय। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो संयुक्त व्यंजन है इनके कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। तो जैसे छा से मिलकर किस प्रकार के शब्द बनते हैं, जैसे अक्षर हो गया, मोक्ष हो गया, परीक्षा, क्षमा इत्यादि। ठीक है, अगर त्रय के बारे में बात करें तो त्रय से मिलकर बनेगा त्रिशूल, सर्कल, पत्र, गोत्र इत्यादि। ज्ञा की बात करें तो ज्ञानी हो गया, विज्ञान हो गया, यज्ञ हो गया, ज्ञाता हो गया, ये ज्ञा से मिलकर बना है। विश्राम, आश्रय,
आश्रम, श्राप इत्यादि, ये सब आपके संयुक्त व्यंजन से मिलकर बनने वाले शब्द हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोगों ने व्यंजन के जो अन्य प्रकार थे, जैसे अंतः हस्तय व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन, इन सभी के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि अंतःस्थ व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं। आई होप आपके सारे डाउट जो हैं वो सब क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपके मन में चल रहा है तो आप निश्चित तौर पे कमेंट करके बताइएगा साथियों, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, आपकी सभी प्रॉब्लमों को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि व्यंजन को या वर्णों को और किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हम लोग फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप अपना स्नेह और प्रेम ऐसे ही बनाए रखें। जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी साथियों में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।